फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार बिश्नोई आपके साथ आज काफ़ी समय बाद आप लोगों की ज़रूरत के हिसाब से, जैसा आप लोगों ने कमेंट्स किए कि सर हमें कुछ मानसून के ऊपर बताइए, उसी आज टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है आप इस कोरोना महामारी के बीच अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर उसी तरह से फोकस्ड होंगे जिस तरीके से आपको होना चाहिए था। कई बड़े बड़े डेवलपमेंट अभी हुए हैं। एक हुआ है कि भाई इंटरमीडिएट की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं ज़्यादातर स्टेट्स में। सीबीएसई ने रद्द की हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड ने पहली बार इतिहास में ये किया है। बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन है, कई पैरामीटर्स हैं किसके हिसाब से कैसे उनकी रिजल्ट तैयार होगा। तो इस पे आप ज़्यादा परेशान ना हों। ये गवर्नमेंट के एक अच्छे प्लानर्स होते हैं, वो बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इन सब पे काम करते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किसी कंपटीशन के थ्रू किसी जगह एडमिशन पाएँ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म अब निकलने शुरू होंगे जैसे ही ये डिक्लेयर हो गया है कि अब इंटरमीडिएट के रिजल्ट आने वाले होंगे। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है, उस सब की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी विश्व पर्यावरण दिवस के साथ आज हम अपनी पुनः नई सीरीज़ शुरू करेंगे। पहले हमारी सीरीज़ में जो सबसे पहले लोगों ने जिसकी डिमांड की है मानसून, कि मानसून क्या है, कैसे ये प्रभावित करता है लोगों को, बाज़ार को कैसे प्रभावित करता है, इंडियन इकोनॉमी पे या वर्ल्ड इकोनॉमी पे किस प्रकार ये प्रभावित करता है, इसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर दूसरा इसका जो पार्ट होगा उस पर हम बात करेंगे कि मानसून जनरेट कैसे होता है, इसकी क्या एक मैकेनिज्म है, कैसे मानसून आता है, फिर क्या होता है, या मानसून आने से पहले कैसी कैसी वातावरण की स्थितियां होनी चाहिए। ये एक थोड़ा सा साइंटिफिक लुक होगा। और एक पहले वाला जो लुक होगा वो होगा एक सामान्य आम जन के लिए। तो हमारा ये वीडियो एक तरह से देखा जाए तो दो पार्ट में होगा। पहला एक ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे क्या प्लानिंग या प्लानर्स के हिसाब से, हम अगर घर पे हैं तो हमारी घर की प्लानिंग क्या हो, हम अगर किसी इंडस्ट्री में हैं तो हमारी इंडस्ट्रियल हमारी क्या प्लानिंग हो, अगर हम इकोनॉमिक्स हैं और हम बाज़ार को देखते हैं तो हमारी बाज़ार की क्या प्लानिंग होगी, अगर हम ट्रेडर हैं तो हमारी ट्रेडर के रूप में क्या प्लानिंग हो इस मानसून के हिसाब से। तो ये कई सारे पैरामीटर्स पे हम ध्यान देंगे। और अगर हम किसान हैं तो किसान की क्या प्राथमिकता होंगी मानसून को लेते हुए, इन सब पे बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मानसून। मानसून एक ये सबसे पहले अरबी भाषा का एक शब्द था जिसको लोग वहाँ पर यूज करते थे कि हवाओं का क्या रुख होगा, हवा का रुख कैसा है, उसको जानने के लिए वो मानसून शब्द प्रयोग किया करते थे। और इसको बाद में धीरे 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 ये एक पूरे वर्षा का जो सिस्टम है इस पे हम इसको फोकस करने लगे। आज अगर किसी इंसान से बात करें तो मानसून का मतलब सिंपल वो ये मानता है कि कई दिन तक, अब काफ़ी समय तक, या एक कुछ महीनों का एक सेट है, उन महीनों में बरसात होगी, अब उसको हम मानसून कह देते हैं एक सामान्य आमजन की भाषा से। लेकिन इसका मिडवल हिस्ट्री में सबसे पहले हमें मिला था कि मानसून अल मसूदी जो थे 915 एडी में, अल मसूदी ने सबसे पहली बार इस शब्द का जिक्र किया था मानसून का, और जो बाद में सिनोनिमस हो गया एक पूरा एक रेनफॉल सिस्टम के लिए। और इंडिया में इस मानसून का इंडिया में इतना बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका योगदान है या इसका इम्प्लीकेशन है कि मोर देन 65-75% पॉपुलेशन इससे डायरेक्टली प्रभावित भी होती है और बेनिफिट भी लेती है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें हैं जो इंडिया की भौगोलिक स्थिति, जो इंडिया का फिजियोग्राफिक एक पूरा लेआउट है, उसके हिसाब से साइमल्टेनियसली बरसात की दिन होते हैं, वहाँ कहीं बाढ़ आ रही होती है तो कहीं हाथ के साथ में सूखा भी पड़ रहा होता है, तो कहीं कुछ और प्लानिंग गवर्नमेंट की होती है, कहीं डिसास्टर मैनेजमेंट वाली प्लानिंग काम कर रही होती है, तो कहीं पर अकाल से लड़ने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही होती है। तो ये कई सारे पैरामीटर एक साथ हैं।
तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक सामान्य इंसान के मन में मानसून को लेकर सबसे पहले क्या चीज़। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप बरसात होने लगी आपके घर, तो आप सबसे पहले आपका विचार किस बात पे आता है, या आप घर में क्या कहते हैं कि भाई छाता कहाँ है। किसी भी काम करने के लिए आप सबसे पहले अम्ब्रेला देखते हैं। उसके बाद घर से बाहर निकलना होता है तो आप ऐसे स्लीपर्स को देखते हैं जो बरसात में आपको फिसलने ना दे, या आप ऐसे रेन कोट देखते हैं या ओवर कोट देखते हैं जो आपके ऑफिस जाने के रास्ते में या बच्चे के स्कूल जाने में उसके बैग को, उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को भीगने से बचाए। तो चाहे वो आपकी कपड़ों से रिलेटेड हो या ओवर कोट से रिलेटेड हो, या आपको बारिश से बचाने के लिए छाता हो, या अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में जाएं तो हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत सारे छप्पर के मकान होते हैं, तो उन पर पॉलीथीन की ज़्यादा एमएम वाली जो थिकनेस होती है, पॉलीथीन शीट का बहुत प्रयोग किया जाता है छप्पर के ऊपर या छप्पर के नीचे, दोनों इस जगह पर। ज़्यादातर छप्पर के ऊपर बरसात में ये बचाने के लिए कि टपके नहीं पानी, बार बार उसमें से लीकेज ना हो। जो कच्चे मकान हैं जिनके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, जो गर्मियों के दिनों में बहुत ठंडे होते हैं, उनमें भी जब लगातार कई दिन तक बरसात होती है तो पानी के रिसाव होकर के घर में नीचे पहुंचता है कमरों में, और वहाँ वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वहाँ पर पॉलीथीन शीट की बात आती है। जिनके जानवर गर्मियों में खुले में बंधे होते हैं तो जानवरों को बचाने के लिए वो एस्बेस्टस शीट या टीन की जो शीट होती हैं उनका एक टेम्परेरी टीन शेड बनाते हैं। तो आपने देखा कि एक सामान्य घर से लेके खान पीने की आपकी आदत बदलती है तो किसान फसल भी वैसी उगाता है जो उस सीज़न के लिए बड़ी माकूल हो। जैसे आप देखेंगे कि अब बरसात जब आनी शुरू होगी तो कुकरबिट्स, लौकी, तुरई, करेला, परवल, ये सारी चीज़ें खूब आनी शुरू हो जाएंगी, टिंडे, और जो गोभी, ये पत्ता गोभी थी, इन पालक, ऐसी सब्जियों को लोग प्रयोग कम करने लगेंगे। क्यों? कि जो ज़्यादा इस तरह की सब्जी होती है उनमें कीड़ों का प्रकोप थोड़ा अधिक होने लगता है। तो फूड हैबिट से लेके हमारी सामान्य दिनचर्या ये सब बदलने लगती है मानसून के आते ही। और जो इन प्रक्रियाओं को समय से पहले समझकर मैनेज कर लेता है, तो अगर वो घर में मैनेज करता है तो वो हाउस मैनेजर बहुत अच्छा है, यदि वो किसी कंपनी में है तो वो कॉरपोरेट मैनेजर बहुत अच्छा है, यदि वो किसी ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज़ में, मार्केट ट्रेडिंग में है या स्टॉक मार्केट में है, तो या वो कमोडिटी मार्केट में है तो वो बहुत अच्छा ट्रेडर अपने आप को बनाने में हेल्प कर सकता है इस सब चीज़ को देख करके। कैसे? अभी हम अगली और एक स्टेप बढ़ते हैं। ये आप सब लोग जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी का लगभग 60 to 65% जो पूरा का पूरा इनफ्लो और आउटफ्लो है वो डिपेंड करता है हमारे मानसून साइकिल पर वर्ल्ड वाइड। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा, जितने लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं उतने ही लोग मानसून से सीधे सीधे जुड़े हैं, समझ लीजिए इसका मतलब। तो अगर हम कहें कि 65% पॉपुलेशन हमारी डायरेक्टली एग्री या रूरल इकोनॉमी से इन्वॉल्व है, उसमें इन्वॉल्व है, या रूरल से जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं वो इंडस्ट्री उन पर पूरी तरह डिपेंडेंट है, तो वो इंडस्ट्री पूरी तरह मानसून पर भी डिपेंडेंट मानी जाएगी। तो क्या हो ऐसी स्थिति में? हमें ऐसी स्थिति में प्रोएक्टिव क्या होना चाहिए? प्रोएक्टिव अप्रोच अगर हमारी है, अगर हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच है इसको लेकर, तो हम बहुत अच्छे उसी फील्ड में हो सकते हैं जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं। आपको टूरिंग मार्केटिंग के जॉब है, मार्केट डेवलपमेंट करना है, आपको लगातार कंटिन्यूस टूर पे रहना पड़ता है, तो आप टूर ऑर्गेनाइज करने के लिए कैसी जगह जाना है, किस व्हीकल से जाना है, क्या क्या एक्सेसरीज आपको चाहिएंगी, ये सब का प्लान करेंगे, परचेज करेंगे, तभी तो टूर पे जा पाएंगे। और टूरिंग के दौरान आप क्या क्या खा पाएंगे, इस सब की भी प्लानिंग आप, नहीं तो अक्सर बरसात में आपने देखा होगा फूड पॉइजनिंग, फंगल इन्फेक्शन, ये 2-3 बड़े कॉमन इश्यूज़ हैं जो हेल्थ की रिगार्डिंग कभी कभी बहुत सीवियर हो जाते हैं। कहीं बाढ़ आ रही है और आपका टूरिंग एरिया भी वही है जहाँ पर अक्सर डायरिया फैलने की संभावना होती है। तो
ये सब का सब हमें क्या इंडिकेट करता है कि हमारी प्लानिंग हो किसी भी मानसून या ऐसे सीजन को लेकर के जिससे कि हम उस सिस्टम या उस पर्टिकुलर सीजन के जो इम्पैक्ट हैं या हार्मफुल इम्पैक्ट हैं या ऐसे प्रभाव हैं जो हमें प्रभावित कर सकते हैं, उनसे हम बचाव कर सकें। जैसे अभी जून है, कई क्षेत्रों में बहुत तेज़ गर्मी है, तो वहाँ क्या इम्पैक्ट आएगा? अभी लू होगी, तो लू से अगर हमें बचाव की जानकारी नहीं है तो हम उससे प्रभावित होंगे, और जब एक इंसान प्रभावित होता तो उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है। ये हम सब पहले से भी जानते थे और इस कोरोना ने हमको ये सिखा दिया है कि जिसके नियर डियर में कोई बीमार हुआ है या और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में आया है, वो सारा परिवार एक पूरी चेन के रूप में प्रभावित हुआ है। और ये सब ने महसूस किया है इस चीज़ को, मैंने भी महसूस किया, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, अपने साथी, रिश्तेदार, पड़ोस में, मोहल्ले में कहीं ना कहीं ऐसा कोई प्रभावित देखा होगा कि आपको ये सीख मिली होगी कि हमें क्या करना चाहिए ऐसी स्थितियों में। तो बस मानसून एक बहुत बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट है। तो अब शुरू करते हैं मानसून के उस पार्ट में कि अगर हम किसान हैं तो हमारी क्या अप्रोच हो। चूँकि हम किसान से यहाँ से इसलिए शुरू करना चाहते हैं कि किसान लास्ट ईयर जब कोरोना की पेंडेमिक पहली बार आई थी तो हमने देखा कि एग्री ने ही पूरा सस्टेन किया था, एग्रीकल्चर ने ही पूरी इकोनॉमी में लॉकडाउन की वजह से बड़ा इम्पैक्ट हुआ था, जो बाद में धीरे धीरे रिकवर हुआ, लेकिन शुरू के 2-3 महीने बहुत इम्पैक्टफुल रहे। लेकिन ऐसी स्थिति में एग्री सेक्टर में ही ग्रोथ हमने ऑब्जर्व की, जो बड़ी पॉजिटिव साइन था हमारी डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए, कि जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट का या सारे सर्विस सेक्टर पे पूरा फोकस है, यदि हम प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर को भी उसी तरह की फैसिलिटीज़ और प्लानिंग के साथ आगे लेके बढ़ें, तो जैसे हमारा सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ग्रोथ ले रहा है, प्राइमरी सेक्टर में भी उतनी ही ग्रोथ हो और वो जीडीपी का अच्छा हिस्सा बन सकता हो। तो एक किसान के रूप में हमारी क्या अप्रोच होगी? देखिए, जब मानसून अगर टाइमली आ रहा है, जैसे 1 जून को उम्मीद है कि आज वहाँ पर केरला में उसकी दस्तक हो गई है, तो अब ये उम्मीद जगी है कि किसान उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकता है। राइस, पैडी जो हमारा है ये मेन क्रॉप है, पैडी, धान, ये बहुत मेन क्रॉप है बड़ी एकरेज में। सोयाबीन, ग्वार, मूंग, उर्द, पटसन जिसे हम जूट बोल देते हैं, तो ये हमारी मेन अलग अलग एरिया की क्रॉप हैं। जैसे पटसन बंगाल में बहुत फेमस है, उर्द, मूंग, ग्वार ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, एमपी या जो जहाँ पर थोड़ी बरसात कम होती है ऐसे क्षेत्रों में। सोयाबीन जो पूरा एमपी, उत्तरांचल और इसके अलावा उदयपुर रीजन, पूरा कोटा उदयपुर रीजन राजस्थान का। तो ये और पैडी ऑल ओवर इंडिया, सारे के सारे नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट सारे क्षेत्र में। तो ये बड़ी मेन फसलें हैं जो इन दिनों में किसान प्लान कर रहा है। अब जिस क्षेत्र में टाइमली मानसून अपीयर हुआ, पहुंच गया, तो किसान पैडी की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर कोई संभावना ऐसी हो कि 10 दिन से 12 दिन का कोई ऐसा एक लैप्स पीरियड आ जाए कि मानसून थोड़ा वीक हो जाए, उस कंडीशन में, तो क्या पैडी लगाना उस कंडीशन में हो पाएगा? सबके लिए संभव नहीं। कुछ किसान डेविएट होंगे और होना चाहिए, क्योंकि पानी की बहुत ज़रूरत है धान को, और पानी ही कम होगा तो धान ग्रो कैसे करेंगे? और ग्रो कर भी लिया तो जो उसका डेवलपमेंट के लिए हमें इरिगेशन चाहिए, सिंचाई चाहिए, उसके लिए हमें डीजल, और डीजल बहुत महंगा है इस समय, तो इसके लिए प्लान करना पड़ेगा पहले से। तो ऐसी कंडीशन में कुछ फार्मर्स क्या होंगे कि वो पल्सेस की तरफ मूव करेंगे। अब पल्सेस की तरफ जब मूव करेंगे तो यही मेन पल्स है इन दिनों में, तो इन पल्स का एकरेज बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब एकरेज बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद होगी। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंटरनेशनल ट्रेड, जो कमोडिटी ट्रेड इंडिया में होता है, वो बदलाव आएगा। उसमें कैसे आएगा? जिस
दाल की हम अफ्रीकन कंट्रीज से, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं, अगर हमारे यहाँ पैदा होगा तो हमारा इंपोर्ट पे होने वाला खर्च अलग कम होगा, और हमारी जो ट्रेडिंग है, कमोडिटी ट्रेडिंग है, उसमें चेंजेज होंगे, क्योंकि ये वायदा कारोबार है जो पहले से होता है। अगर आज उसका एकरेज बढ़ रहा है तो कमोडिटी मार्केट में जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं वो प्लानिंग कर सकते हैं इन पल्सेस के लिए। और यदि हमारा रेनफॉल ये नहीं होता है, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जैसे अभी आया है और ये टाइमली चलता है, तो हम क्या देखेंगे, तो हमारा पैडी और ये सब प्रोपोर्शन में जैसे जो एकरेज था ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा, या थोड़ा बहुत चेंजेज होगा जिसका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। तो हमें ये देखना है, और मान लीजिए सोयाबीन बढ़ता है एकरेज, तो सोयाबीन बढ़ने का एकरेज का सिंपल सा क्या मतलब है कि जो एडिबल ऑयल है जिसका हम मलेशिया, इंडोनेशिया से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, थाईलैंड, वियतनाम से इंपोर्ट करते हैं, उसकी क्वांटिटी में कुछ कमी होगी चूँकि सोयाबीन का एकरेज बढ़ेगा। और अगर मान लीजिए बरसात का सीजन वही रहता है, थोड़ा वो अर्ली, ये प्रेडिक्शन आता है आईएमडी जो भारतीय इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसका प्रेडिक्शन कहीं ये कहे कि नहीं बरसात तो टाइम पे पहले शुरुआत होगी, लेकिन इस बार उम्मीद यह है कि मानसून थोड़ा जल्दी चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फार्मर की प्रायोरिटी होगी कि वो रबी सीजन की ऐसी क्रॉप को या खरीफ सीजन की ऐसी क्रॉप को चूज करे जिसका ड्यूरेशन छोटा हो। तो वो बोएगा तो धान ही, बोएगा तो ग्वार ही, मूंग ही, उर्द भी, लेकिन इसकी ऐसी वैरायटी बोएगा जिसका ड्यूरेशन थोड़ा छोटा होगा, जिससे कि वो बरसात के उन्हीं दिनों में पूरी तरह से पककर किसान को मिल जाए। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, एक लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी की पैदावार ज़्यादा होती है, और एक शॉर्ट ड्यूरेशन की जो वैरायटी होती है उसकी पैदावार उसके मुकाबले थोड़ी सी कम होती है। तो सीधा सीधा क्या मतलब हुआ, अगर सभी किसान शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी उगाने लगे तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि थोड़ा सा प्रोडक्शन में बदलाव आएगा, और प्रोडक्शन जब कम होगा तो इसका प्रेशर पूरा का पूरा कमोडिटी मार्केट पे पड़ेगा, चूँकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पूरा प्रोडक्शन से लिंक्ड है। तो आपने देखा कि एक फसल अगर मौसम में, मानसून में जरा सा अंतर आता है, या किसी वजह से मानसून टाइम पे आ गया, टाइमली था मानसून, लेकिन बीच में मानसून में सूखा हो गया। अब जब बीच में मानसून में सूखा हो गया तो जो फसल उस समय टाइम पे बोई गई थी उनमें से हो सकता है कुछ फसल फेलियर हो जाए। अगर फेलियर होने की स्थिति आई तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है, फिर ऑप्शन आता है हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस, जिनका कम है, 60-65 दिन 70 दिन पे जो फसल हो जाती हैं। बाजरा आ जाएगा हमारे पास, तो बाजरा का एरिया बढ़ जाएगा, मूंग का एरिया बढ़ेगा, उर्द का एरिया बढ़ेगा, ग्वार का एरिया बढ़ेगा। तो ये एरिया, ये सब का सब, ये ऐसा नहीं है कि आज प्लान कर सकते हो आप, ये उस समय जब आईएमडी की डिक्लेरेशन आती हैं उसके हिसाब से हमारी प्लानिंग डे बाई डे थोड़ा थोड़ा वेरिएशन लेती रहती है। चूँकि किसान ने जब एक फसल बो दी तो उसके बाद उसकी प्रायोरिटी हो जाती है उस फसल को कटाई तक सरवाइव करके रखना। अगर बाय द वे टाइम पे मानसून बहुत अच्छे से आया था लेकिन बीच में मानसून की जो इंटेंसिटी थोड़ी वीक हो गई तो उस समय सिंचाई की ज़रूरत होगी। सिंचाई की ज़रूरत होगी तो आईएमडी की डिक्लेरेशन से के बीच में ये दिक्कत होगा तो किसान पहले से डीजल इन सब की व्यवस्था करके रखेगा, या गवर्नमेंट प्लानिंग करके रख सकती है कि वो नहर के द्वारा पानी भेज दे या किसान ट्यूबवेल से सिंचाई करे, तो सिंचाई के अभाव में वो फसल खराब नहीं होगी और प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। ये था एक किसान का अप्रोच। अब एक अप्रोच की बात लेके चलते हैं दूसरा, कि इंडस्ट्री क्या करेगी। अगर हमारा मानसून बहुत अच्छे की फोरकास्ट की है, अगर हमारा मानसून बहुत अच्छा है और ये फोरकास्ट हमारे आईएमडी डिपार्टमेंट ने की है, तो हमारी इंडस्ट्रियल अप्रोच क्या होगी। सिंपल, इंडस्ट्रियल अप्रोच में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितनी भी छाता बनाने वाली यूनिट्स हैं वो अपने प्रोडक्शन को
अप्रैल मई जून में ही उतने लेवल पे लेके आएंगी और वो मार्केट में पेनिट्रेट करेंगी पहले से पहले। अपने सामान को भेजना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, अब चूँकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है बहुत सारी चीज़ों का, तो ऐसे में भी गवर्नमेंट से परमिशन मिल करके वो सारी चीज़ें जो बरसात आने में या बरसात वाले टाइम में आवश्यक होंगी उनकी आपूर्ति मार्केट में होगी। मार्केट जैसे ही ओपन होगा उसको होलसेलर से रिटेलर उठाएगा और रिटेलर से वो कंज्यूमर तक पहुंचने का एक सिलसिला एक लॉन्ग वे में कंज्यूमर को जब मिलेगा जब वो होलसेल मार्केट में अवेलेबल होगा। और होलसेल मार्केट में अवेलेबल जब होगा जब इंडस्ट्री पहले से उसकी प्लानिंग कर लेगी और उसको प्लानिंग में ये IMD की जो फोरकास्टिंग है कि इस बार मानसून कैसा होगा, ये बहुत रोल प्ले करेगा। और जब ये इंडस्ट्री उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही होगी तो उस इंडस्ट्री के जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं या उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कमोडिटी मार्केट है वो ग्रो करेगी। तो ये देखिए, इक्विटी शेयर से लेकर कमोडिटी मार्केट हो या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो और उसके बाद उसकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, रिटेलिंग हो, यहाँ तक का पूरा हमारा डिपेंडेंट है मानसून की अप्रोच पे। और इसमें भी क्या, जो प्रोएक्टिव अप्रोच है हमारी। और क्या क्या होगा, फर्टिलाइज़र तो होता ही है। बड़ी एरिया में अगर धान बोया जा रहा है तो फर्टिलाइज़र सप्लाई और फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन, इस पर गवर्नमेंट पूरा ध्यान रखेगी। टाइमली वो कोशिश करेगी कि जो रेलवे की वैगन्स हैं वो टाइमली रैक पहुँचे पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होंगी वो होलसेलर देन रिटेलर। तो कंपनी इंपोर्ट करेंगी फॉरेन कंट्रीज से, चूँकि फॉस्फेटिक और पोटेशियम फर्टिलाइज़र इंडिया में प्रोडक्शन बहुत कम है, इसको हमें इंपोर्ट करना होता है या रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना होता है और तब हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज़ें लिंक्ड हैं एक दूसरे से। अब जब एक फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जैसे इफ़को, क्रप्को, टाटा, श्रीराम या DSCL ग्रुप, इसके बाद नागार्जुना फर्टिलाइज़र, दीपक फर्टिलाइज़र, ये बड़ी बड़ी हैं, किसान, ये सब के सब क्या करेंगी, ये टाइमली प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाते हुए जो इंपोर्ट करना है मटेरियल उसको इंपोर्ट करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, देन डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तब है जब मार्केट से डिमांड, उनके एम्प्लॉय जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो डिमांड लेके आएगा, उस हिसाब से ऑर्डर उनके पैकअप होंगे और ऑर्डर सप्लाई होगी। तो ये एक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है, ये तभी अच्छे से काम करता है जब हमारी मानसून की जो फोरकास्टिंग है IMD, उसके ऊपर हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच हो। इसमें जो इक्विटी होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर है, वो क्या करते हैं, वो ऐसे इंडस्ट्रीज़ में काम करना पसंद करेंगे या ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे जिनकी अभी पीक डिमांड आएगी मींस उनके जो शेयर हैं वो ब्रेकआउट के काफ़ी करीब होंगे, उम्मीद है ऐसी, या उनमें ग्रोथ अच्छी होगी। अगर किसी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, तो नेचुरली उसकी मार्केट में डेप्थ और पेनिट्रेशन भी बढ़ेगी, लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। तो ये भी मानसून से लिंक्ड है पूरी तरह से। अब और मानसून में क्या होगा, मानसून में पूरा का पूरा अभी गर्मी जैसे है, तो ये जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो पूरी उम्मीद है कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है इसमें या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है इसमें बहुत तेज़ी से बूम आने की संभावना होगी, चूँकि ये मानसून से रिलेटेड है। मानसून से रिलेटेड इसलिए है कि किसान इस उम्मीद में कि उसकी फसल टाइम पे बोई जा रही है, अच्छी पैदावार होगी, गन्ना बोया है तो गन्ने की प्रोडक्शन अच्छा होगा इस बरसात की वजह से, तो वो उस उम्मीद में मार्केट से सामान उठाता है। और जो कंस्ट्रक्शन है, चूँकि ये थोड़े से एग्रीकल्चरी कम मतलब अवेलेबल हो जाती है लेबर की, तो जो मिस्त्री हैं वो मिल जाते हैं, तो मकान बनने के काम गांव में इन दिनों में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मकान बनेंगे, स्टील और सीमेंट मूव करेगा। तो ये एक ओवरऑल सबका सब मानसून से लिंक्ड है पूरा ये इकोनॉमी। और ये सब लोग जानते हैं कि जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बूम आता है तो इकोनॉमी में बूम आता है। अब जब कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या मूव करेगा, फिर मूव करेगा आदमी की बेसिक नीड्स क्या हैं। बेसिक नीड्स में आती हैं उसकी कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर फिर मूव करेंगे, फिर ऑटो सेक्टर मूव करेगा, मकान बनाया है किसी ने तो खड़ी करने की कार जगह होगी,
बाइक होगी। तो जैसे ही बरसात ख़त्म होगी तो ये सब चीज़ मूव करनी शुरू होंगी। तो एक ये पूरा साइकिल है जो मानसून से कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेटेड है तो कहीं इनडायरेक्टली रिलेटेड है। तो हम इन सब चीज़ को एक ट्रेडर भी ध्यान में रखता है, एक इन्वेस्टर भी ध्यान में रखता है, एक फार्मर भी ध्यान में रखता है और एक टीचर भी ध्यान में रखता है। और टीचर के साथ साथ स्टूडेंट भी ध्यान में रखते हैं, परिवार वाले ध्यान में रखते हैं। अब अगर आदमी बार बार बरसात में निकलेगा तो आप ऐसे समझिए उसके शरीर पे कपड़े भीगेंगे, बारिश होगी अगर छाता उसने नहीं लिया तो, और बार बार भीगेगा तो कपड़े भीगे रहने से उसके शरीर पे किसी पार्ट पर हो सकता कोई फंगल इन्फेक्शन हो। अब फंगल इन्फेक्शन अगर होगा तो आप लास्ट कितने साल के ट्रेंड देख लें मार्केट में, जो हेल्थ इंडस्ट्री या फार्मा इंडस्ट्री है उसकी जो ये एंटी फंगल ड्रग्स हैं या ट्यूब्स हैं या लोशंस हैं, इन सब की सेल बरसात आते ही बढ़ जाती है। क्यों? कि ऐसे इन्फेक्शंस होंगे तो उसका परचेज करने के लिए डॉक्टर के पास जाएगा आदमी, मेडिकल पे जाएगा, इनकी सेल आएगी। अगर आप ऐसे टाइम पे छाता लेने जाते हैं जब बाज़ार में बहुत बरसात हो रही है तो छाते का रेट आपको 10-5 रुपये हो सकता बढ़ा मिले, क्योंकि सब लोग मौक़ों के फ़ायदा उठाने में बड़े माहिर हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप प्रोएक्टिव अप्रोच समझें, अपनी ज़रूरत को प्रायोरिटीज़ दें कि हर सीज़न की हमारी कुछ प्रायोरिटी हैं। तो ये तो था एक हमारा एक ओवरव्यू कि किसान और एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक इन्वेस्टर्स, एक आम जन, एक माँ बाप, एक बच्चे, एक टीचर, एक स्कूल, इन सब की क्या प्रायोरिटी है। अब हमारा जो सेकंड पार्ट शुरू हो